हाँ जी, तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मेमोरी मॉड्यूल्स में हमारे दो पार्ट है, एक इंटरनल मेमोरी है, दूसरा आपका क्या है कि एक्सटर्नल मेमोरी है। इंटरनल जो मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी को हमने उस दिन बोला था कि ये प्राइमरी भी हो सकती है। इसको जो दूसरा नाम देते हैं, इसको देते हैं हम प्राइमरी मेमोरी, और इसको हम बोलते हैं कि ये आपकी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है। फर्दर फिर उसका जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें आपका रोम था, रैम था। ठीक है। तो रोम के क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि एक तो मास्क्ड रोम होती है जिसमें परमानेंटली ये वाले जो है, फर्स्ट वन है आपका मास्क रोम, जिसमें आप परमानेंटली रिकॉर्डेड कर देते हो बाय मास्किंग एंड मेटलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है। दूसरा था आपका प्रोग्रामेबल रोम। प्रोग्रामेबल रोम में ये था कि यूजर प्रोग्राम कर सकता है विद ए स्पेशल पीरोम प्रोग्रामर की हेल्प से। फिर था आपका ईपी रोम, थर्ड वन। ईपी रोम में आपका क्या था कि इरेजेबल और प्रोग्रामेबल था। मतलब पर्टिकुलरली आप क्या कर सकते हो, पूरे के पूरे कोड को आप एक बार इरेज कर सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग दोबारा से उसको। ठीक है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये था कि पर्टिकुलर किसी एक मतलब जो सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन को आप इसमें क्या है, इरेज नहीं कर सकते थे। ईईपी रोम में क्या था कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल कर सकते हो, एक सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन को भी आप इरेज कर सकते हो। ये इनमें डिफरेंस था। ठीक है। आज हम बात करते हैं स्टैटिक एंड डायनामिक रैम की। ठीक है। रैम में आते हैं हम, सबसे पहले बात करते हैं कि स्टैटिक और डायनामिक रैम क्या है। ठीक है। स्टैटिक रैम, तो स्टैटिक रैम क्या है, स्टैटिक रैम में आपका जो भाई पहले तो क्या है कि इसमें नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, और उसमें ईच फ्लिप फ्लॉप में क्या है कि एक बिट को स्टोर करते हैं। तो जैसे पावर अप्लाई करोगे आप, तो फ्लिप फ्लॉप क्या है, रिमेन्स लेस्ड एंड कैन स्टोर द बिट इंडेफिनिटली। ठीक है। अगर पावर भी आप मतलब अप्लाई करोगे तो फ्लिप फ्लॉप में जो है वो आपका लेस्ड रहेगा, और एक बिट मतलब कैन स्टोर द बिट इंडेफिनिटली। ठीक है। इसका जो एक जो सेल होता है, वो सेल मॉसफेट किस तरीके से बना होता है वो मैं आपको एक रफली आइडिया यहाँ पर दे देता हूँ। ये इससे कनेक्ट होगा, ये वाला आपका यहाँ पर ये कनेक्ट हो गया। ठीक है। ये इससे आपका कनेक्ट है, ये वाला आपका इससे कनेक्ट है। ठीक है। तो अगर हम इनपुट और आउटपुट की बात करें, तो आपके पास में ये वाला, और अगर हम आउटपुट की बात करें, ये यहाँ से ये वाला, ये एक्स बार और ये आपका एक्स। ठीक है। इसमें क्या है कि ये वाला ना बीच में जो है यहाँ पर, ये इन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है, ये यहाँ पर ये कनेक्शन नहीं है, तो ये वाला एक्स बार इधर कनेक्ट होगा, और ये वाला आपका क्या होगा, एक्स इधर कनेक्ट होगा। और ये वाला आप यहाँ पर जो सप्लाई दोगे, ये आप वीडीडी दोगे। ठीक है। और ये दोनों आपके जो कनेक्ट होंगे, ये वाले जो है ग्राउंड से कनेक्ट होंगे। तो ये आपका एक स्टैटिक रैम का सेल है, स्टैटिक सेल है। ठीक है। जब डायनामिक सेल की बात करते हैं हम, तो डायनामिक सेल में क्या होता है आपके पास में, ये एक आपके पास में मॉसफेट है। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है। ठीक है। ये कैपेसिटर आपका जो है ये ग्राउंड से कनेक्ट होता है, और ये दोनों आपके जो कनेक्ट होते हैं ये लाइन से कनेक्ट होते हैं। ये वाली लाइन आपकी कौन सी लाइन होती है, ये कंट्रोल लाइन होती है। और ये वाली जो लाइन होती है, ये वाली आपकी सेंस लाइन होती है। ये वाली जो लाइन है, यहाँ पर ये कनेक्शन इससे हुआ, और यहाँ पर ये कनेक्शन इससे हुआ। ठीक है। और ये आपका क्या है कि मॉसफेट है, और ये आपका क्या है कि कैपेसिटर है, स्टोरेज कैपेसिटर। तो ये वाला आपका जो सेल है, ये आपका डायनामिक सेल है। अब डायनामिक सेल में क्या होता है, डायनामिक रैम के केस में ये स्टोर करता है डाटा, किसमें करता है, एज ए चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में चार्ज के रूप में उसको क्या करेगा, स्टोर करेगा, जैसे कि हम इसमें डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है। तो डायनामिक रैम कंटेन थाउजेंड ऑफ सच मेमोरी सेल।
तो एक डायनामिक सेल जो होती है उसमें इस तरीके के जो ये डायनामिक सेल्स हैं, ये 1000 नंबर ऑफ मेमोरी सेल्स होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि दो लाइन है, एक आपकी क्या है कि सेंस लाइन, एक है आपकी कंट्रोल लाइन। ये दोनों जब हाई होंगी, क्या होंगी, सेंस और कंट्रोल लाइन दोनों हाई होंगी। तो उन दोनों कंडीशन में जब हाई होंगी तो उसमें क्या होगा कि ये जो मॉसफेट है, ये मॉसफेट आपका कंडक्ट करेगा, और कंडक्ट करेगा तो ये कैपेसिटर को क्या करेगा, चार्ज करेगा। यहाँ पर ये चार्ज होता रहेगा। ठीक है, और जब सेंस और कंट्रोल लाइन आपकी क्या होंगी, लो होंगी, तो मॉसफेट आपका क्या होगा, ये मॉसफेट ओपन होगा, और मॉसफेट ओपन होगा तो कैपेसिटर क्या करेगा, जो चार्ज था उसको रिटेन करेगा जो पहले था। तो इस तरीके से क्या है कि अगर एक बिट मतलब यहाँ पर क्या है कि इस पूरे प्रोसेस में जो मैंने बताया कि मॉसफेट एक बार कंडक्ट किया, एक बार ओपन हुआ, चार्ज कैपेसिटर चार्ज हुआ और रिटर्न 1 बिट। तो ये क्या है कि इट स्टोर्स 1 बिट ओनली। ठीक है, तो मतलब ओनली ए सिंगल मॉसफेट एंड कैपेसिटर आर नीडेड। मतलब एक मॉसफेट और एक कैपेसिटर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एक बिट को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो डायनामिक रैम कंटेन्स मोर मेमोरी सेल्स एज कंपेयर टू स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम के कंपेरेटिवली इसमें क्या होंगे आपके, मोर मेमोरी सेल्स होंगे पर यूनिट एरिया। अगर हम पर यूनिट एरिया की बात करें तो पर यूनिट एरिया इसमें आपका क्या होगा, ज्यादा मेमोरी सेल्स होंगे। ठीक है, तो इसमें डायनामिक सेल मतलब जो डायनामिक रैम है, डायनामिक रैम का जो डिसएडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज ये है कि इसमें रिफ्रेशिंग की जरूरत पड़ती है। रिफ्रेशिंग ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर आफ्टर मतलब फ्यू मिली सेकेंड। तो जो कैपेसिटर का चार्ज है, क्योंकि जब ये ओपन होगा तो ये डिक्रीज भी होगा, तो मतलब क्या है कि उसको रिफ्रेश करने की नीड पड़ती है कैपेसिटर को। ठीक है, तो हर कुछ कुछ मिली सेकेंड्स के बाद में उसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, और इस चीज के लिए इसमें क्या है कि एक्स्ट्रा हार्डवेयर रिक्वायर्ड होता है टू कंट्रोल रिफ्रेशिंग ऑफ डायनामिक रैम। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अभी हम बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है, स्टैटिक रैम और ये आपका डायनामिक रैम। तो डायनामिक रैम में आप ये डायग्राम ड्रॉ करोगे, और स्टैटिक रैम में आप ये ड्रॉ करोगे। तो स्टैटिक रैम क्या है, स्टैटिक रैम में जो है, थोड़ा सा स्टैटिक रैम सबसे पहले करते हैं कि जो मेमोरी सेल्स पर यूनिट एरिया है वो लेस है इस वाले में। इसमें क्या है, लेस है। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि मेमोरी सेल्स पर यूनिट एरिया, सेल्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, और इसमें क्या होंगे, मोर रिक्वायर्ड होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, तो जो पर यूनिट एरिया है वो इसमें तो आपका स्टैटिक रैम में मेमोरी सेल्स पर यूनिट एरिया कम है, और इसमें आपके ज्यादा है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है आपका कि एक्सिस टाइम क्या है। तो एक्सिस टाइम अगर हम बात करें इसके केस में, एक्सिस टाइम इसके केस में अपना क्या होगा, वो लेस होगा। ठीक है, जब एक्सिस टाइम लेस होगा तो मतलब मेमोरी क्या है कि फास्टर काम करेगी। और इसमें क्या है कि जो आपका क्या कहते हैं, एक्सिस टाइम होगा वो ग्रेटर होगा। क्या होगा, सॉरी, ग्रेटर देन स्टैटिक रैम। एस रैम के कंपेरेटिवली एक्सिस टाइम जो है वो आपका इसमें ग्रेटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, स्टैटिक रैम कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ईच फ्लिप फ्लॉप स्टोर 1 बिट। इसके केस में क्या था कि ये जो आपका मोसफेट वाला जो सर्किट था यहाँ पर, तो कंसिस्ट नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप हो रहा है। फ्लिप फ्लॉप में जो है आप क्या कर रहे हो, 1 बिट को स्टोर कर रहे हो। तो 1 बिट स्टोर करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है, फ्लिप फ्लॉप की। ठीक है, इसके केस में क्या हो रहा है कि आपका किस में स्टोर हो रहा है, चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो जो कैपेसिटर लगा हुआ है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, उसी में आपकी बिट स्टोर हो रही है। ठीक है, इट कंसिस्ट मतलब इसमें क्या है कि आपका अगर हम बात करें डायनेमिक रैम के केस में तो क्या चाहिए, एक मॉसफेट चाहिए मुझे, और एक रैम चाहिए मुझे। ठीक है, तो इन दो की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको स्टोर कर सकता हूँ। अच्छा, दूसरा क्या है कि इस वाले केस में क्या है कि जो रिफ्रेशिंग सर्किटरी थी, इसमें क्या है, रिफ्रेशिंग सर्किट नॉट रिक्वायर्ड। इसके केस में रिफ्रेशिंग सर्किट जो है, रिफ्रेशिंग सर्किट रिक्वायर्ड है। इसके केस में रिक्वायर्ड है, इसके केस में नॉट रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसमें रिक्वायर्ड क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है कि आपका एक कैपेसिटर होता है, एक मॉसफेट होता है। तो उस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए और फिर मतलब हर मिली सेकंड के बाद में, कुछ मिली सेकंड्स के बाद में उसको चार्ज को मेंटेन करने के लिए हमें क्या है, रिफ्रेशिंग की जरूरत है। और इसकी वजह से क्या है कि इसमें एक्स्ट्रा हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, तो इसकी जो कॉस्ट होती है वो आपकी कॉस्ट मोर है, और इसकी कॉस्ट क्या है, लेस है। ये
कम कॉस्ट है इसकी और इसकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो ये मेन जो है डिफरेंस है स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम में। और स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम पे जो क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम 99% क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है आपका, इसी में हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं तो जो मेमोरी हमने पढ़ी थी अभी, तो दो टाइप की मेमोरी पढ़ी थी, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, कौन कौन सी पढ़ी थी? प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। तो प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, वो आपको बताना है यहाँ पर। तो सबसे पहला है आपका टाइप्स क्या क्या है। ठीक है, प्राइमरी में आपके कौन कौन से आ गए, जैसे कि भाई रैम वाला पार्ट आ गया आपका, स्टैटिक रैम है आपकी, डायनामिक रैम है, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी में आ गई। और सेकेंडरी स्टोरेज में आपके पास में क्या आता है कि जैसे आपकी फ्लॉपी डिस्क होगी, मैग्नेटिक टैप हो गई, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क हो गई आपकी। ठीक है, ये इस तरीके की जितनी भी डिवाइसेज हैं आपकी, वो आपके इसमें आ गई। मैग्नेटिक बबल मेमोरी आ गई, इस तरीके से आ गई। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट होता है आपका स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी की। ठीक है, जब प्राइमरी की बात करते हैं, इट हैज लेस स्टोरेज कैपेसिटी रेंजिंग ओनली 1 किलोबाइट टू 512 किलोबाइट। मतलब नॉर्मली जो माइक्रो प्रोसेसर के केस में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो प्रोसेसर के केस में जो है प्राइमरी मेमोरी अब ज्यादा भी होती है। ठीक है ना, रैम मतलब जो बेसिकली फोन की रैम होगी या लैपटॉप की, तो जनरली जो पहले मतलब माइक्रो प्रोसेसर थे तो उनकी जो रेंजिंग थी वो 1 किलोबाइट टू 512 किलोबाइट की रेंज में था। ठीक है, इसमें जो इसकी कैपेसिटी होती है वो हाई कैपेसिटी होती है। ठीक है, जो आपकी मतलब हार्ड डिस्क या फ्लोपी डिस्क की बात करें तो हर केस में अपनी अलग अलग होगी कि कितनी स्टोरेज कैपेसिटी हो सकती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है आपका एक्सेस। तो एक्सेस में क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है कि कैन एक्सेस एंड प्रोसेस डाटा डायरेक्टली फ्रॉम दीज मेमोरी। जो ये मेमोरी है मतलब रैम वाली जो मेमोरी है, इससे क्या करेगा, डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है, सेकेंडरी मेमोरी में माइक्रो प्रोसेसर कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस विद डाटा और प्रोग्राम इन दीज मेमोरी। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता? पहले वो क्या कह रहा है कि जो भी प्रोग्राम है या डाटा है वो कॉपी करोगे आप पहले किसमें, प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी में उसको कॉपी करोगे, फिर माइक्रो प्रोसेसर उसको एक्सेस करेगा। डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी नहीं करती। तो जिस डाटा को भी आप मतलब एक्सेस कर रहे हो तो सबसे पहले क्या करोगे कि प्राइमरी उसमें कॉपी होगा, देन वो माइक्रो प्रोसेसर उसको यहाँ पर एक्सेस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्पीड। स्पीड के केस में अगर प्राइमरी मेमोरी की बात करें हम, तो इसकी स्पीड आपकी क्या होती है, वो ग्रेटर स्पीड होती है, और इसकी स्पीड जो होती है वो आपकी लो होती है। ठीक है, बात करें तो हम कॉस्ट की, कॉस्ट क्या है कि इसकी हाई होगी, इसकी लो होगी, बट किस केस में होगी, हाई इसकी होगी पर यूनिट स्टोरेज कैपेसिटी। पर यूनिट स्टोरेज कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इसकी हाई होगी और इसकी लो होगी। ठीक है, ये कॉस्ट हो गया। और अगर हम साइज की बात करें, जो फिजिकली मतलब जो फिजिकल साइज होता है, फिजिकल साइज क्या है, इसका क्या होगा, आपका लार्ज होगा और इसका जो है आपका स्मॉल होगा। और जो ये साइज हम लेके चल रहे हैं, ये हम पर यूनिट स्टोरेज कैपेसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर भी, पर यूनिट स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है बेटा। तो मतलब कहने का ये है कि ये भी आपका मेमोरी की जब हम बात करते हैं तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर हाथों हाथ हमने इस चीज के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है, ये जितना अभी तक हम डिस्कस करते जा रहे हैं यहाँ पर, अगर आपको याद हो कि हमने पहले डिस्कस किया था उसमें क्या कहते हैं कि बस का एक डायग्राम बनाया था। ठीक है, तो मैंने वहां पर बताया था कि आपके यहाँ पर जो है कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे मतलब बस की बात कर रहे थे, तो ये जितनी मेमोरी की बात हुई है यहाँ पर वो हार्डवेयर के रूप में बात हुई है। एक वो होता है आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये सारी की सारी ऊपर जितनी भी बातें हुई वो हार्डवेयर की बातें हुई और ये सॉफ्टवेयर की बात हुई है। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन भी बताया था वहां पर आपका कि एक तो क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि भाई आपका सिस्टम बस और वो वगैरह वगैरह सारी चीजें पूछ ली वहां पर, तो आपको केवल बस का कॉन्सेप्ट बता दिया। अगर माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम के बारे में आपसे बात कर रहे हैं तो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम वो डायग्राम बनाओगे। ये सारी चीजें आप सीपीयू, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल क्या होते हैं, फिर आपकी मेमोरी क्या है, वो सारी चीजें डिस्कस करते जाओगे। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर के बारे में आते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर डिफरेंट भी पूछ सकता है कि भाई सॉफ्टवेयर कैसे मतलब क्या होता है।
तो बेसिकली क्या है कि सॉफ्टवेयर भी दो तरीके से है, ये दो पार्ट में अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है आपका, और एक जो है यूजर साइड में होता है, यूजर सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो पार्ट हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं आपका, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एडिटर हो गया, असेंबलर हो गया, लिंकर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, डिबगर, ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो आपके क्या है, सिस्टम साइड आपके सॉफ्टवेयर हो गए। ठीक है बेटा। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर की। जो पहला पार्ट था सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो है कुछ क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है आपका एडिटर। ठीक है, एडिटर आपको पता है कि एडिटर क्या करता है, मतलब एक जिसमें आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, सोर्स प्रोग्राम को एडिट कर सकते हो, टेक्स्ट वगैरह जो भी आप लिखना है। ठीक है ना, तो ये आपका असेंबली लैंग्वेज और हायर लेवल लैंग्वेज मतलब सी और उनमें सब में मतलब आपका यूज होता है। एडिटर हैज कमांड टू चेंज, डिलीट, इंसर्ट लाइन और करेक्टर्स वगैरह, ये सब चीजें आप एडिटर में करते हो। ठीक है, दूसरा आता है आपका असेंबलर। ठीक है, असेंबलर क्या है, असेंबलर क्या करता है कि असेंबलर ट्रांसलेट एन असेंबली लैंग्वेज सोर्स फाइल दैट वाज क्रिएटेड यूजिंग द एडिटर। जो आपने असेंबली लैंग्वेज सोर्स फाइल बनाई है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, सच एज द बाइनरी कोड और ऑब्जेक्ट कोड जिसको आप बोलते हो। मतलब क्या कर रहा है असेंबली, ये क्या कर रहा है, असेंबली लैंग्वेज सोर्स फाइल जो है, मतलब असेंबली लैंग्वेज सोर्स फाइल को कन्वर्ट कर रहा है इसमें, मशीन लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में, सच एज द बाइनरी कोड। ठीक है, तो वो जो काम है वो आपका किसका है, असेंबलर का काम होता है। ठीक है, तो फिर असेंबलर भी क्या है कि दो तीन तरीके से है, मैक्रो असेंबलर होता है, क्रॉस असेंबलर होता है, मेटा असेंबलर होता है। ठीक है, ये आप लोगों को वैसे पता हुआ है सारी चीजें, बट यहाँ पर जब बातें हो रही है तो थोड़ा थोड़ा सा मैं मतलब आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो आपका जो मैक्रो असेंबलर है, मैक्रो मतलब क्या है कि मैक्रो इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू विच ए नेम इज असाइंड। ठीक है, तो आपका जो मैक्रो है वो मैक्रो असेंबलर रिप्लेस द मैक्रो कॉल बाय द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डिफाइन द मैक्रो। क्रॉस असेंबलर क्या है कि क्रॉस असेंबलर की जो डिस्टिंग्विश फीचर है वो ये है कि इट इज नॉट रिटन इन द सेम लैंग्वेज यूज्ड बाय द माइक्रो प्रोसेसर। सेम लैंग्वेज में रिटन नहीं होता, दैट विल एग्जीक्यूट मशीन कोड जनरेटेड बाय द असेंबलर। ठीक है, तो क्रॉस असेंबलर क्या है कि वो यूजुअली जो राइट वो मतलब रिटन होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रॉन, पास्कल और सी वगैरह में आप इसको यूज करते हो। ठीक है, तो मतलब कहना का ये है, Z80 असेंबलर जैसे है, एक असेंबलर है Z80, तो वो Z80 असेंबलर जो है वो सी में भी रिटर्न हो सकता है आपका, और मे भी एग्जीक्यूटेड ऑन अंदर मशीन सच एज मोटरोला 6800। ठीक है, तो उस तरीके के उसको क्रॉस असेंबलर बोला गया। मेटा असेंबलर क्या है, इट सपोर्ट मेनी डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर, डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर को जो सपोर्ट कर रहा है वो मेटा असेंबलर। ठीक है ना, तो असेंबलर में तीन पार्ट हो गया आपके, मैक्रो हो गया आपका, और क्रॉस हो गया, और मेटा हो गया। बाकी इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आप ओवरव्यू और देख लेना। ठीक है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लिंकर। ठीक है, लिंकर क्या है आपका, मतलब एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, ज्वाइन टुगेदर सेवरल ऑब्जेक्टिव फाइल इनटू वन लार्ज ऑब्जेक्ट फाइल। मतलब अलग अलग जो ऑब्जेक्टिव फाइल है, ऑब्जेक्ट फाइल है आपकी, कौन सी फाइल है, ऑब्जेक्ट फाइल्स है, तो उन सबको क्या कर रहा है, एक तरीके से मर्ज कर रहा है। ठीक है ना, तो मतलब टू ज्वाइन सेवरल ऑब्जेक्ट फाइल इनटू वन लार्ज ऑब्जेक्ट फाइल, एक लार्ज ऑब्जेक्ट फाइल में क्रिएट कर रहा है, वो आपका एक तरीके से लिंकर हो गया। ठीक है, लोकेटर क्या होता है, लोकेटर फिर आपका आता है नेक्स्ट, आपका यहाँ पर आता है लोकेटर। लोकेटर, तो लोकेटर में क्या है आपका, ये भी एक प्रोग्राम है। तो ये क्या करता है, असाइन द स्पेसिफिक एड्रेस एट विच द ऑब्जेक्ट कोड इज टू बी लोडेड इनटू द मेमोरी। तो जिस पर्टिकुलर मतलब एक स्पेसिफिक एड्रेस को लोकेट कर रहा है, असाइन कर रहा है, जहां पर आप पर्टिकुलर उस मेमोरी पर आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट कोड को लोड करो, तो वो आपका लोकेटर हो गया। ठीक है, इस तरीके से जो है आपके कुछ ये मतलब जो है लोकेटर हो गया। फिर इंटरप्रेटर, कंपाइलर हो गया, ये भी आप लोगों को पता है कि कंपाइलर क्या काम करता है। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट आता है आपका डिबगर। मैं यहाँ पर इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, कंपाइलर डिबगर ये आप लोग जो है एक बार देख लेना। ठीक है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए। अच्छा, फिर यहाँ पर जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो मतलब अलग अलग
मतलब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बाई डोस हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडो हो गया, या मतलब फोन के लिए आप कोई और अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर लो। ठीक है, तो बेटा ये इस तरीके से आपके यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके सॉफ्टवेयर होंगे जो हम यहाँ पर यूज करते हैं माइक्रो प्रोसेसर के केस। नेक्स्ट आपका आता है माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? बेसिकली क्या है कि माइक्रो कंट्रोलर बेसिक डेफिनेशन है यहाँ पर हमारे पास में, डिटेल्ड में माइक्रो कंट्रोलर हम यहाँ पर नहीं पढ़ते। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जो माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम होता है, मतलब हमारा उसमें केवल हम क्या थे, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे थे अभी, तो खाली माइक्रो प्रोसेसर सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि इट इज नेसेसरी टू ऐड अदर पेरिफेरल्स आल्सो। इसमें क्या है कि कुछ अदर पेरिफेरल्स की भी आपको नीड होगी, सच एज द रोम। मतलब जैसे आपको रोम की जरूरत पड़ रही है भाई, एक्सटर्नल मेमोरी भी आपको, रैम की भी जरूरत पड़ रही है, रोम है, रेड रैम है, डिकोडर भी हो सकता है आपका, कुछ ड्राइवर्स भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, आपके क्या है कि इनपुट आउटपुट पोर्ट भी हो सकते हैं। तो ये इस तरीके के कुछ डिवाइसेज हैं जिनको हम पेरिफेरल डिवाइस बोल रहे हैं, जिसमें डीएमए कंट्रोलर भी हो सकता है, प्रोग्रामेबल टाइमर भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी मतलब जो है पेरिफेरल डिवाइसेज हैं। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर तो खाली मतलब क्या था आपका, माइक्रो प्रोसेसर में तो ये सारी चीजें नहीं थी ना कि भाई डिकोडर भी हो, ड्राइवर भी हो, और डीएमए कंट्रोलर भी लगा दें, हम रोम भी लगा दें। तो इनका मतलब कहना का ये है कि जो माइक्रो कंट्रोलर है ऑन ए सिंगल चिप, माइक्रो प्रोसेसर तो होगा ही होगा, एक्सटर्नल रैम रोम डिकोडर या किसी ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, टाइमर कंट्रोल सर्किट की जरूरत पड़ती है, तो वो ऑन ए सिंगल चिप होता है। क्या होगा? ऑन ए सिंगल चिप। ठीक है, वो माइक्रो कंट्रोलर हुआ। मतलब कहना क्या है कि माइक्रो कंट्रोलर कंटेंट्स माइक्रो प्रोसेसर, memory, ROM, RAM, input output interfacing circuit, peripheral devices such as analog to digital converter or digital to analog converter, serial input output, timer, etc. ये सारी चीजें आपकी क्या है कि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन थी, मैं मतलब जो यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है, मेन क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है या माइक्रो कंट्रोलर है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बीच में जो डिफरेंस है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं उसको यहाँ पर आपको बेसिक बेसिक आइडिया देता जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है। माइक्रो प्रोसेसर तो मैंने बताया था आपको कि इसका जो कंटेंट है वो क्या है कि एएलयू है आपका, कंट्रोल यूनिट है, सीयू जिसको हम बोलते हैं, और इसमें रजिस्टर सर्किट भी आता है, मतलब रजिस्टर्स होते हैं इसी के अंदर, और आपकी क्या है कि इंटरप्ट सर्किट भी होता है, इंटरप्ट सर्किट। ठीक है, ये सारी चीजें माइक्रो प्रोसेसर में। माइक्रो कंट्रोलर में मैंने क्या बताया कि माइक्रो प्रोसेसर होगा, मेमोरी में रोम रैम होगा आपका, दोनों चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग हो सकती है आपकी, पेरिफेरल डिवाइसेज हो सकती हैं, पेरिफेरल डिवाइसेज। ठीक है, सच एज मतलब जो मैंने अभी बताया था कि एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर एटसेट्रा, कुछ इस तरीके की चीजें हो सकती है। ठीक है, दूसरा फिर क्या है कि जो मतलब क्या है कि इसमें जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है माइक्रो प्रोसेसर में, तो इसमें जो इंस्ट्रक्शन सेट है, तो मूव डाटा बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू। मेमोरी मतलब जो डाटा है वो मेमोरी और सीपीयू के बीच में जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, किसके बीच में, मेमोरी एंड सीपीयू के बीच में। तो यहाँ पर जो उसके लिए इंस्ट्रक्शन सेट है वो बहुत ज्यादा है, मैनी। ठीक है, इसके केस में क्या है कि 1 और 2 है, 1 और 2, मतलब वेरियस माइक्रो कंट्रोलर के केस में तो या तो एक होगा या दो होगा, जिसमें आप डाटा को मूव कर सकते हो बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू, मेमोरी और सीपीयू के बीच में डाटा जहां पर आपको मूव करना है। ठीक है, हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस क्या है इसमें, अब बात करते हैं हम हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस। तो हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस जो हैं माइक्रो प्रोसेसर के केस में क्या है, 1 और 2 है, 1 और 2। माइक्रो कंट्रोलर के केस में ये क्या है कि मेनी, बहुत सारी है। ठीक है, एक्सिस टाइम जो है आपका मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए यहाँ पर मोर है इसके केस में, और इसके केस में क्या है कि लेस है। ठीक है, क्या किसकी बात कर रहे हैं हम, एक्सिस टाइम की बात कर रहे हैं। किस माइक्रो प्रोसेसर के केस में ये ज्यादा होगा और माइक्रो कंट्रोलर के केस में लेस होगा। तो एक्सिस टाइम फॉर मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस इज मोर, एंड इन द केस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इट वुड बी लेस। फिफ्थ नंबर, तो माइक्रो प्रोसेसर
बेस्ड सिस्टम जो है उसमें जो है आपको जो हार्डवेयर है वो ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि इसमें आपका क्या है कि रोम रैम और इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस नहीं है, और इसमें क्या है कि लेस रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, पीसीबी के साइज को रिड्यूस कर रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो रिलायबिलिटी। माइक्रो कंट्रोलर में तो सारा ओने सिंगल चिप आ गया आपका। ठीक है, तो ये हार्डवेयर के केस की बात हो गई। अगर डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, तो ये जो है माइक्रो प्रोसेसर जो है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है, मोर फ्लेक्सिबल। ये आपका क्या है, लेस फ्लेक्सिबल है माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, डिजाइन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के केस में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके केस में जो है अगर फंक्शनिंग की बात करें, जो पिन डायग्राम होता है उसमें क्या है कि लेस नंबर ऑफ पिन आर मल्टी फंक्शन। जो फंक्शनिंग है मतलब वो मल्टी फंक्शनिंग के केस में हम बात कर रहे हैं कि एक ही पिन से बहुत सारी, तो इसमें तो लेस नंबर है, इसमें मोर नंबर है। मतलब एक ही सिंगल पिन से कई सारे काम हो सकते हो, वो उस तरीके की चीजें यहाँ पर है। ठीक है बेटा, तो ये बेसिक बेसिक्स जितने भी हमारे थे माइक्रो प्रोसेसर के, माइक्रो कंट्रोलर के, ये यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट किया आज के लेक्चर में।